इस कश्मीर डे का आगाज हुआ था 90 की दहाई में और काजी हुसैन अहमद साहब ने इसको तजवीज किया था। तब से लेकर अब तक पाकिस्तानी कश्मीर डे मनाते हैं हर साल 5 फरवरी को। और ये जो आज़ाद कश्मीर के लोग पूरी दुनिया में रहते हैं वो भी कश्मीरियों से यकजहती का दिन मनाते हैं। कश्मीरियों को हक के खुद इरादियत मिलना चाहिए। मैं खुद एक मकबूजा कश्मीर से मेरी फैमिली आई थी पाकिस्तान बनने से पहले। तो मैंने देखा कितनी तकलीफ होती है। जिस तरह मैंने अपने बुजुर्गों को देखा कि वो कश्मीर को याद करते हैं, वो अपनी सरजमीन पे जाना चाहते हैं, वो चाहते हैं वो पाकिस्तान का हिस्सा बने। कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था कि ये पाकिस्तान की शारग है और हमेशा से हमें ये कहा गया कि कश्मीर को जरूर आजाद करवाया जाएगा। कश्मीरियों की जिद्दोजहद को सलाम है, वो लगातार कोशिश करते रहे। उन्होंने अपने हुकूक के लिए भरपूर कोशिश की है और दुनिया को दिखाया कि एक ऐसी तहरीक भी चल सकती है कि दुनिया की इतनी बड़ी ताकत, इतनी बड़ी फौज के मुकाबले में नौजवान खड़े हो सकते हैं, नस्लें की नस्लें खड़ी हो सकती हैं। उन्होंने बहुत कुर्बानियां दी हैं, उनकी कुर्बानियों को बहुत सलाम। और एक दिन इंशाल्लाह वो अपना हक हासिल कर लेंगे। यहाँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी एक पैगाम दिया है कश्मीर के हवाले से। हालांकि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने और सियासतदानों ने आमतौर पर कश्मीर का नाम इस्तेमाल किया है लोगों को जज्बाती करने के लिए, एक जज्बाती नारे के तौर पे इस्तेमाल किया और कश्मीरियों के लिए अमली तौर पे इकदामात नहीं किए। शहबाज शरीफ का एक पैगाम आया कि बाबा कौम ने कश्मीर को पाकिस्तान की शाहरग करार दिया। भाई, बाबा कौम ने तो इसराइल को भी नाजायज रियासत करार दिया था, तो उधर तो आपकी पॉलिसी कुछ और बन गई है और कश्मीर पे भी आपकी पॉलिसी कुछ और बन गई है। आज आप बाबा कौम का नाम याद कर रहे हैं 5 फरवरी को, तो 14 अगस्त के तमाम सरकारी इश्तिहारात में आपने बाबा कौम की तस्वीर गायब कर दी थी। वहां पे कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की जगह पे आपने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तस्वीरें लगा दी थी। नॉर्मली क्या होता था हर साल 14 अगस्त पे? होता यह था कि वजीर आजम की तस्वीर लग जाती थी, किसी वजीर आला की लग जाती थी, सियासी लीडरान की तस्वीरों के बाद ऊपर कायदे आजम की और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की तस्वीर लग जाती। लेकिन इस मरतबा कायदे आजम और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की तस्वीर हटा के फील्ड मार्शल रहमतुल्लाह अलैह की तस्वीर लगा दी गई। ये इन्होंने किया इस दफा। तो 14 अगस्त पे अब ये कायदे आजम का भी नाम ही बेचते हैं ना ये, और क्या करते हैं? कायदे आजम के फरमुदात को मानते नहीं, जो कायदे आजम ने रास्ता दिखाया उस पर ये चलते नहीं। जो मुल्क कायदे आजम ने जिस मकसद के लिए बनाया, इनकी लूटमार के लिए तो नहीं बनाया था मुल्क, कि मुल्क का सौदा बेची जाओ, हर चीज मुल्क की बेच दो, मादनियात उसको बेच दो, जमीन उसको बेच दो, अजनास उसको बेच दो, खुद मुख्तारी उसको बेच दो, हथियार उसको बेच दो, फलां चीज इसको दे दो, हमारे फैसले गैर मुल्की करेंगे। इसलिए तो पाकिस्तान नहीं बना था। कायदे आजम ने कहा था कि कोई पॉलिसी भी फौज नहीं बनाएगी, पॉलिसी अवाम के मुंतखब नुमाइंदे बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे तो फौजी क्यादत ही हमेशा पॉलिसी बनाती है। बहरहाल कायदे आजम ने तो इसराइल को भी नाजायज रियासत करार दिया था, जिसकी हिफाजत और सरहदी तहफ्फुज़ के लिए बनने वाले बोर्ड ऑफ पीस का पाकिस्तान बुनियादी रुकन है और बानी रुकनों में से एक है पाकिस्तान। तो कश्मीर की आजादी के लिए कोई एक कदम अगर उठाया हो शहबाज शरीफ ने या इनकी फैमिली ने या पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने, तो बताए ना। 3 साल से आसिम मुनीर साहब मुल्क के स्याह और सफेद के मालिक हैं। कश्मीर की आजादी के लिए उन्होंने क्या किया? कोई 1 इंच जमीन भी हासिल की? हमसे झूठ बोला गया और सहाफियों को इन्होंने झूठी खबरें फीड की और उन्होंने कहा जी 400 चौकियां मकबूजा कश्मीर में फतह कर दी गई हैं। बाद में पता चला 4 इंच भी फतह नहीं हुई। 400 चौकियों की कहानी इन्होंने कौम को सुना दी उस वक्त। तो इमरान खान साहब ने एक सख्त पोजीशन ली थी अपने दौरे हुकूमत में, हालांकि उनको बहुत थोड़ा सा टाइम मिला। इनको तो कई दहाइयां मिल गई पाकिस्तान पे। ये तो 40 साल से हुक्मरानी कर रहे हैं, उसको 4 साल भी पूरे नहीं मिले। लेकिन उसने एक स्टांस लिया था, एक पोजीशन ली थी, लेकिन ये उस पोजीशन से भी पीछे भाग गए और हमने ये भागते हुए इनको देखा। अब आए नाजरीन, ने एक प्रोपेगेंडा किया गया था, ऐसा तो दुश्मन भी नहीं करते जैसा प्रोपेगेंडा शेर अफजल मरवत ने और मिसाल यूसुफजई ने किया। वो इमरान खान की बहनों पे अटैक ही कर दिया, बल्कि उनको एक तरह का चोर ही डिक्लेयर कर दिया, या कोशिश की कि उनको भी उठा के जेल के अंदर डाल दो। यानी तोशाखाना 2 के अंदर जो हार है उसके अंदर शेर अफजल मरवत ने कहा कि जनाब ये तो इमरान खान ने मुझे कहा था कि जाके मिलो, और मैं चला गया था बनी गाला और वहां जाके मैं मिला था बुशरा बीबी से कि जनाब हार वापस करना है। तो बुशरा बीबी ने मुझे बताया जनाब के हार जो है वो तो अलीमा खानम ले गई है। इस किस्म की बातें उन्होंने कही। मिसाल यूसुफजई जो है वो तस्दीकें कर दीजिए, बिल्कुल मैं तस्दीक करती हूँ कि हाल जो है वो बुशरा बीबी के पास हार नहीं है और ये और वो कहानियां। अलीमा खानम ने इसका एक जवाब दिया और कुछ मैंने अपने से भी इंफॉर्मेशन इकट्ठी की। एक तो पहले आप ये देख लें कि इमरान खान साहब की फैमिली ने या बुशरा बीबी ने जो हार लिया तोशा खाना से, वो तोशा खाना के कानून के मुताबिक लिया। होता क्या है कि सरकारी ऑफिसर जाता है, जाके कीमत लगाता है, आकर बताता है जनाब ये इतने का है, अब इसका इतना परसेंट आप 50% आप जमा करवा दें। उन्होंने 50% जमा करवाया और वो हार ले लिया। और मैं आपको एक और बात बड़ी जिम्मेदारी से बताता हूं, इमरान खान साहब इसको डिनाई नहीं कर सकते। इमरान खान साहब
इसकी जिम्मेदारी से भी दूर नहीं जा सकते, बिकॉज ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। जब ये ज्वेलरी परचेज की गई, ये कानून के मुताबिक की गई, कानून को कहीं वायलेट नहीं किया गया, और इमरान खान को इस बारे में नहीं पता। ये मैं आपको आज जिम्मेदारी से बता रहा हूं, लेकिन क्योंकि इमरान खान साहब की फैमिली ने लिया है तो इमरान खान की जिम्मेदारी है, वो इससे पीछे नहीं जा सकते। लेकिन कानून के मुताबिक लिया ना, गैर कानूनी तो नहीं लिया। इस तरह की 1000 चीजें कलसूम नवाज ने ली हैं, नवाज शरीफ की बेटी ने ली हैं, खानदान ने ली हैं, जरदारी खानदान ने ली हैं, बेशुमार लोगों ने ली हैं। जिस कानून के तहत उन लोगों ने ली, इसी कानून के तहत बुशरा बीबी ने भी ले ली। अब हुआ ये कि ये हार कहां पे है, ये मामला उठा दिया शेर अफजल मरवत ने। तो मैं आपको कंफर्म कर देता हूं कि इमरान खान साहब की फैमिली ने, उनके सोर्सेज ने कंफर्म किया है कि ये हार अलीमा खानम के पास नहीं है, बल्कि तोशा खाना का कोई भी सामान उनके पास नहीं है, उन्होंने लिया ही है इमरान खान साहब की बहनों ने। खास तौर पे अलीमा खानम की बात हो रही है, क्योंकि अलीमा खानम से एक फड्डा चल रहा है शेर अफजल मरवत का और मिशाल यूसुफजई का। और मिशाल यूसुफजई को ये लगता है कि बुशरा बीबी और अलीमा खानम की लड़ाई में कोई उनका मुनाफा हो जाएगा या फायदा हो जाएगा, गालिबन यही चलता रहता है ना। तो अब इसमें मरियम रियाज भट्टू साहिबा, जो बुशरा बीबी की बहन है, वो अचानक सामने आती है और वो मिशाल यूसुफजई के ऊपर उन्होंने कड़ी तनकीद की। यानी बुशरा बीबी की बहन भी मिशाल यूसुफजई के खिलाफ हो गई और उन्होंने कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए उनकी पार्टी रुकनीयत मुअत्तल करने का मुतालबा भी कर दिया। हार कहां है मैं आपको ये बता देता हूं, हार बुशरा बीबी की। और ये तोशाखाना 1 वाले मामलात में तो शेर अफजल मरवत जा सकता था वहां मुलाकात के लिए, 2 वाला मामला तो आया ही बहुत बाद में था। इसकी तो टाइमलाइन ही ठीक नहीं है सारे इल्जाम की। बकौल अलीमा खानम के कि जो टाइमलाइन है सारे मामले की, उस वक्त तो तोशाखाना 2 वाले हार की बात ही नहीं हो रही थी, जिस वक्त तक बनी गाला के अंदर बुशरा बीबी नजरबंद थी। और नजरबंदी में शेर अफजल को कौन मिलने दे रहा था? अब ये बड़ी अजीबोगरीब चीजें हैं जो कुछ सवालात उठाए हैं अलीमा खानम ने। लेकिन यहाँ पे मिशाल यूसुफजई के सितारे गर्दिश में आ जाएंगे। उसकी वजह यह है कि मुझे नहीं लगता कि उन्हें इस लेवल तक जाना चाहिए था। अपनी अपनी मजबूरी होती है, बेचारे शेर अफजल की अपनी मजबूरी है, मिशाल यूसुफजई की अपनी मजबूरी है, हमारे बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं बेचारे, उनकी अपनी मजबूरियां हैं। कोई बेचारा इधर से निकल के गाली देता है, कोई उधर से निकल के गाली देता है। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का कंट्रोल बड़ा कमाल है, बड़ा कमाल कंट्रोल है। उन्होंने लोगों को ऐसा कंट्रोल किया है, किसी को इधर से पकड़ लेते हैं, किसी की वीडियो निकाल लेते हैं, किसी की करप्शन निकाल लेते हैं, किसी को वैसे ही डरा देते हैं, किसी को नौकरी की धमकी दे देते हैं, किसी को ये कहते हैं तुम्हें यहां से निकाल देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे। हर एक के ऊपर कोई ना कोई उन्होंने डंडा रखा हुआ होता है। लोग बेचारे कंप्रोमाइज हो जाते हैं। सारे लोग मजबूत तो नहीं होते, एक तरह के सारे लोग खड़े भी नहीं हो सकते बेचारे। बहरहाल नजम सेठी साहब ने हमारी कुछ बातों की तस्दीक की है। ये बातें गौर से सुनिएगा। ये बातें वो नजम सेठी कर रहे हैं जो नवाज शरीफ के, यानी शरीफों के, जरदारियों के और आसिम के, सबके, आसिम मुनीर के सबके करीब है। यानी ये जो नजम सेठी साहब हैं, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इनसे नाराज नहीं है। ये पाकिस्तान में प्रोग्राम कर रहे हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, वहां प्रोग्राम करते हैं, घूमते फिरते हैं, एंजॉय करते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रैवल करते हैं, ईसीएल में नाम नहीं है, वो बड़ी कंफर्टेबल लाइफ गुजार रहे हैं। इट मींस कि एस्टेब्लिशमेंट उनसे नाराज नहीं है, या वो एस्टेब्लिशमेंट के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, शरीफ है, जरदारी है, ये भी आपके सामने है। तो नजम सेठी साहब ने 3 चीजों के ऊपर से पर्दा उठाया। नंबर 1, और ये बात मैं आपको बार बार कहता रहता हूं, बार बार कहता रहता हूं, उन्होंने कहा जी मुनसिफाना इलेक्शन हो गए तो 2 सियासी जमातें फारग हो जाएंगी, एक नून लीग और एक पीपल्स पार्टी। इन दोनों के पल्ले कख नहीं बचेगा अगर मुनसिफाना इलेक्शन हो गए। वैसे तो एमकेएम और फजलुर रहमान भी फारिग हो जाएंगे, लेकिन क्योंकि वो कभी हुकूमत बनाने की पोजीशन में अकेले आ ही नहीं सकते, लिहाजा उनको ना 3 में ना 13 में गिनते नहीं है। तो असल गिनती की 2 बड़ी जमातें तो यही है ना, पीपल्स पार्टी और पीएमएल-एन। अगर शफाफ इलेक्शन हो गए तो इमरान खान इन दोनों को फारिग कर देगा, ये नजम सेठी साहब ने क्लियरली बताया। दूसरा, उन्होंने कहा जी कि इमरान खान अगर रिहा हो गए तो अहम शख्सियत का नुकसान हो जाएगा, और उस अहम शख्सियत का हम नाम नहीं ले सकते। क्या वो अहम शख्सियत डोनाल्ड ट्रंप है? डोनाल्ड ट्रंप का नाम तो रोज लेते हैं। क्या नरेंद्र मोदी है? नहीं, उसका नाम भी रोज लेते हैं। क्या वो अहम शख्सियत शहबाज शरीफ है? नहीं, उसका नाम रोज लेते हैं। नवाज शरीफ है, उसका भी नाम रोज लेते हैं। आसिम मुनीर है, हाँ, उसका नाम नहीं ले। गौर करें ना, आसिम मुनीर साहब का नाम आप नहीं ले सकते, उनके बारे में ज्यादा पाकिस्तान के टीवी चैनल्स के ऊपर आप इस तरह बात नहीं कर सकते, उनको पोलिटिसाइज नहीं कर सकते, मुश्किल हो जाता है पाकिस्तान के अंदर, खास तौर पे अगर आप टीवी चैनल पे बैठ के काम कर रहे हो। उन्होंने कहा ये एक शख्सियत को नुकसान होगा, और मेरी नजर में वो आसिम मुनीर है जिनका नुकसान होगा। इमरान खान साहब अगर बाहर आ जाते हैं तो। फिर उन्होंने तीसरा जो इंकशाफ किया और तस्दीक की हमारी खबर की, उन्होंने कहा जी कि ये इदारे का मसला नहीं है, जाती लड़ाई है। मैं बार बार आपको कहता हूं ना कि लड़ाई आसिम मुनीर और इमरान खान की है, ये सारे बीच में जो है वो तितर और बटेर हैं, ये सारे लटरम पटरम में बीच में, इनकी कोई औकात नहीं है। असल लड़ाई इमरान खान और आसिम मुनीर के बीच में चल रही है, और ये एक जिद की लड़ाई है, जाती लड़ाई है। और उन्होंने जाती लड़ाई का लफ्ज इस्तेमाल किया नजम सेठी ने। तो ये जाती लड़ाई है, इससे इदारे को कोई नुकसान नहीं होगा, शख्सियत को नुकसान होगा। फौज का क्या नुकसान है इमरान खान के बाहर आने से? 90% फौज इमरान खान से प्यार करती है।
फौजी इमरान खान से प्यार करते हैं, इमरान खान फौज से प्यार करता है। वो ये कहता है जी मुल्क भी मेरा, फौज भी मेरी है। अगर मुझे मुल्क से प्यार है तो फौज मेरी है, मैं उससे भी प्यार करता हूं, मेरे अपने लोग हैं। कोई फौजी शहीद हो जाता है, वाकई में दुख होता है, तकलीफ होती है, और जब उस शहीद को उसका दर्जा नहीं मिलता तो और ज्यादा दुख होता है। और ये हरकत होती है इसलिए कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, चंद जर्नैल अपने मफाद के लिए पाकिस्तान की फौज को इंतहाई दर्जे की बदनामी में ले जा चुके हैं। पूरे के पूरे इदारे का इमेज खराब कर दिया पकड़ के चंद लोगों ने अपने जाती मफाद के लिए। लेकिन इमरान खान का जो है वो बड़ा क्लियर स्टांस है कि मुल्क भी मेरा, फौज भी मेरी। और वो फौज को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर इमरान खान साहब बाहर आते हैं, प्रॉब्लम होगी शख्सियात को, और खास तौर पे एक शख्सियत को जो आसिम मुनीर साहब है। इमरान खान साहब ने तो यहां तक कहा हुआ कि अगर मुझे कुछ हो गया तो जिम्मेदार आसिम मुनीर होगा। इधर नाज़रीन एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। एपेक्स कमेटी खैबर पख्तूनख्वा का इजलास हुआ और उसमें कुछ अहम चीजों का एलामिया सामने आया है। एलामिया जो है वो गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा ने जारी किया। सदारत की वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी ने मेन चेयर के ऊपर बैठे, साथ उनके आकर बैठा आईजी के साथ कोर कमांडर, चीफ सेक्रेटरी, कुछ मिलिट्री के लोग थे, ऑपरेशनल, कुछ सिविलियन साइड के लोग थे, कुछ पॉलिटिशियंस थे, कुछ ब्यूरोक्रेट थे। तो जो सूबाई एपेक्स कमेटी है उसकी एक मीटिंग हुई। देखे ना, अल्टीमेटली आपको जाना पड़ा ना, अवामी मुंतखब नुमाइंदे के पास जाना पड़ा आपको। ये नहीं हो सकता कि आप ये कहें जी हम नहीं मानते, हम ऑपरेशन कर देंगे, हम इधर घुस जाएंगे, हम उधर मारेंगे, तुम्हारे बाप का मुल्क है। ये नहीं आप कर सकते। वाकई ये हमारे बाप का मुल्क है, हम मालिक हैं इस मुल्क के, हम पाकिस्तानी, हम फैसला करेंगे यहाँ पे कौन हुकूमत करेगा। आप नहीं करेंगे, आप सरकारी मुलाजिम है, आप मुलाजमत कीजिए, तनख्वाह लीजिए, सलाम है आपको, आप काम कीजिए, मुलाजमत कीजिए, तनख्वाह लीजिए, बस ये ठीक है आपका काम। अवामी मुंतखब नुमाइंदे फैसला करेंगे, आपको चल के उनके पास बार बार जाना पड़ेगा। और ये है सही तरीका, ये दुरुस्त तरीका है यहाँ पे आने का कि ठीक है आप बैठे हैं अवामी मुंतखब नुमाइंदों के साथ और मिलकर फैसला करें। अब उन्होंने कहा क्या, जरा इसको गौर से आप देखिए। कुछ लोग कह रहे हैं जनाब सुहेल अफरीदी अच्छा बच्चा बन गया। नहीं, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट अच्छी बच्ची बनने जा रही है। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को अपनी औकात पता चल रही है कि बंद कमरों में इस तरह फैसले नहीं होंगे। बैठ के अवामी मुंतखब नुमाइंदों के साथ उन्हें फेस करना पड़ेगा, उनकी बात सुननी पड़ेगी और मुश्तरका तौर पर फैसले करने पड़ेंगे और उनको ऑनरशिप देनी पड़ेगी। अब जरा सुन ले उन्होंने क्या कहा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की ज़ेर सदारत सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में कोर कमांडर और बाकी सारे लोग ये शामिल हुए। और नंबर 2, इजलास के आगाज में मुख्तलिफ वाकयात में शहादत पाने वाले आम शहरी, सिक्योरिटी फोर्सेज और तमाम जो अहलकार हैं उन सब के लिए फातह ख्वानी की गई और शोहदा को खराज अकीदत पेश किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में बढ़ते हुए दहशतगर्दी के वाकयात और मुल्क दुश्मन अनासर के खात्मे और मुकम्मल अमन और इस्तेहकाम के लिए लाया अमल पर गौर किया गया। यह है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अब आ रहा है। इजलास ने फैसला किया कि दहशतगर्दी के खिलाफ जामे पॉलिसी की कामयाबी के लिए तमाम सियासी जमातों, अवामी नुमाइंदों, मुआज़्ज़िज़ीन और वफाकी हुकूमत की मुश्तरका मुशावरत, बामी ताउन और अमली हमांगी जरूरी है। यह है वो चीज जो पहले दिन से इमरान खान कह रहे हैं, जो पहले दिन से सुहेल अफरीदी कह रहे हैं। आज सबने इत्तफाक किया ना कि भाई जो अवामी नुमाइंदे हैं उनके साथ बैठो, बैठ के बात करो, कबायली अबायदीन के साथ बैठो, जो इलाके के मुआज़्ज़िज़ीन हैं उनके साथ बैठो, दहशतगर्दी कैसे खत्म करनी है इसके ऊपर बातचीत करो, मुश्तरका लाएअमल बनाओ, सबको एतमाद में लो, किसी को कोई धोखा नहीं देगा, कोई किसी जगह पे कब्जा नहीं करेगा, कोई किसी का हक नहीं मारेगा, कोई झूठ मूठ का ऑपरेशन नहीं होगा, कोई गुड तालिबान बैड तालिबान नहीं होंगे। हम जो कह देंगे सारे मिलकर उस पर पैरा देंगे, दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी। ये है तरीका। ये वो नुक्ता है जिसपे सुहेल अफरीदी सबको लाना चाह रहे थे, इमरान खान साहब लाना चाह रहे थे। एक्चुअली विजन तो इमरान खान साहब का है, उसी की बात सुहेल अफरीदी कर रहे थे तो मामला वहां पे आ गया। फिर जनाब ये भी इरादा किया गया कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत यानी कमान उनके पास है, अपने तमाम वसाइल बशमूल फौज, पुलिस, सीडीडी और दीगर इदारों को इस्तेमाल करते हुए किसी कुर्बानी से दरेक नहीं करेगी। दहशतगर्दी को खत्म किया जाएगा। दहशतगर्दी के तमाम मुहर्रिकात की निशानदेही, उनका खात्मा और उसके नतीजे में अवामी एतमाद की बहाली को यकीनी बनाया जाएगा एक हिकमत अमली के जरिए से, ताकि हुकूमत और अवाम यकजा होकर, अवाम को शामिल करना पड़ता है ना आपको, अवाम के बगैर तो आप ऑपरेशन नहीं कर सकते। देखा लोगों ने कितनी गालियां दी हैं। मुल्क की सलामती और तरक्की को यकीनी बनाए। और मिलिट्री ऑपरेशन से तो वैसे ही खैबर पख्तूनख्वा की अवाम मुतनफर है। वो कहते हैं नहीं कोई हल निकालो, ये हर थोड़े अरसे के बाद मिलिट्री ऑपरेशन हो जाता है और उसका हल कोई निकलता नहीं, अमन आता ही नहीं। बहरहाल नाजरीन, ये लोगों को रोजगार, तालीम, सिक्योरिटी, मवासलात, उनके वहां पे इंटरनेट खुले, अब ये सारी चीजें इन्होंने इसमें डिस्कस की कि जनाब ना वहां पे आप तालीमी इदारे बनाते हैं, ना वहां पे आप इंडस्ट्री लगाते हैं, ना वहां पे आपको सड़कें लेकर जाते हैं, ना वहां पे आपको इंटरनेट देते हैं, ना वहां पे आप इंटरनेट आपने इतने लंबे अरसे से आपने बंद किया हुआ है, सहूलियात लोगों के पास है कोई नहीं, रोजगार लोगों के पास है कोई नहीं, तो फिर आप कैसे उनसे तवक्को कर सकते हैं कि वो आपके लिए जाने भी दें, कुर्बानियां भी दें। लिहाजा अब ये वो उसूली बात है जो सुहेल अफरीदी, इमरान खान साहब कह रहे थे कि आपको लोगों को अपलिफ्ट करना पड़ेगा, फटा के लोगों को ऊपर लेकर आए, जो अब खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा है।
बहरहाल इसके लिए पैसे वैसे भी देने पड़ेंगे फेडरल गवर्नमेंट को, और बाइज्जत वापसी इन मुतासरीन की हो इनके इलाकों में, ये अव्वलीन तरजीह करार दिया गया इस मामले में। और साथ ही ये कहा गया कि समझौता बिल्कुल नहीं किया जाएगा। ये वजीर आला ने कहा। अमन और अमान के लिए सिविल हुकूमत, इंतजामिया, पाक फौज और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे एक पेज पर हैं और मिलकर कोशिश जारी रखेंगे, वजीर आला ने ये कहा। यह मुश्तरका जंग है, मुश्तरका कोशिशों से जीता जा सकता है, बंद कमरों के फैसलों में नहीं हो सकता, सादी जो बात है। तो ये नाजरीन एक बड़ी डेवलपमेंट है, मैंने आपके सामने रख दी डेवलपमेंट। फेक न्यूज का धंधा नाजरीन पाकिस्तान में चल रहा है और बहुत जोरों शोर के साथ ये धंधा पाकिस्तान में चलाया जा रहा है। इमरान खान साहब की बहनें बैठी है अडयाला जेल के बाहर, कुरान पाक पढ़ रही हैं और वो सिपारे को उल्टा करके उसके अंदर एक एडिट करके पीएमएलएन ने, सबसे घटिया और गलीज फेक न्यूज का काम इस वक्त पीएमएलएन और उनके सहाफी कर रहे हैं, आप अंदाजा करें। यानी कुरान पाक को भी आप अपनी घटिया सियासत के अंदर बीच में लेकर आ गए, और बेशर्मो थोड़ी सी हया कर। तो फेक न्यूज के धंधे में ये दूसरी खबर आप देखेंगे, सुहेल अफरीदी से सवाल किया था जिस बच्ची ने, उसके वालिद को जनाब कह रहे हैं कि नौकरी से निकाल दिया गया। कैसी झूठी खबर चलाई इन्होंने फ्रॉडियों ने, और जाली नोटिफिकेशन भी जारी करके टीवी के ऊपर लगा दिया। यानी लोगों को ना शऊर है, लोगों को पता है कि झूठी खबर है, लोगों ने 5 मिनट में पकड़ दी। इसीलिए तो ये लोग शऊर से नफरत करते हैं, कहते हैं बिरयानी खाओ, खद्दा खाओ और शऊर को भूल जाओ, पेट भरो, बस हम तुम्हें रोटी देंगे और तुम हमारे नारे लगाते जाओ, शऊर को भूल जाओ। मैंने नवाज शरीफ साहब से एक सवाल किया था, मुझे याद है अच्छी तरह, और मुझे जनाब वहां से नौकरी से निकलवा दिया। एक दफा ख्वाजा साद रफीक मेरे दफ्तर आके बैठ गए मेरी शिकायत लगाने के लिए। फाद हुसैन डायरेक्टर न्यूज थे, तब मेरे ऊपर बहुत बुरा वक्त आया। एक दफा परवेज रशीद साहब आकर दफ्तर पे बैठ गए, उन्होंने जनाब मेरी नौकरी खराब कर दी। मैंने सवाल ही पूछा था ना और क्या किया था, तब भी फाद हुसैन था डायरेक्टर न्यूज, बाद में पता चला वो भी पीएमएलएन का साथी है। और मैं बार बार ये देखता रहा, यानी जब जब मैंने खबर दी इनके खिलाफ, एक दिन मैंने सवाल कर लिया नवाज शरीफ से 2013 में जब ये वजीर आजम बने, तो मेरे ऊपर 5 साल तक के लिए परवेज रशीद ने सरकारी इदारों में दाखिले में पाबंदी लगा दी थी। और आज ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं सुहेल अफरीदी ने उस बच्ची के बारे में कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं किया, ऐसी कोई बात ही नहीं है। नाज़रीन, मुल्क के अंदर लापता अफराद की जो तादाद है वो 10,806 तक पहुंच गई है। 10,806 ये लापता अफराद की तादाद है। अब मौलवी जो है ना, हमारे सरकारी मौलवी, बजाय उन्हें बाजियाब करवाने के लिए कोई जिद्दोजहद करें, कोई तहरीक चलाएं, कोई फतवा दें, कोई बात करें, जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ फतवा देने की बजाय मौलवी फतवा दे रहे हैं कि उनकी बीवियां दूसरी शादी कितने अरसे बाद कर सकती हैं। फटे मुंह यार ताड़े थे, बजाय इसके कि मजलूम के साथ खड़े हो जाओ। पाकिस्तान में कोई बंदा अपनी मर्जी से लापता नहीं हो रहा। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के इदारे जबरी तौर पे गुमशुदा कर देते हैं किसी इंसान को। जब जबरी तौर पे से गुमशुदा कर दिया, तो बजाय इसके कि आप उसको बोलेंगे यार ये गैर कानूनी, गैर आईनी, गैर इंसानी, गैर इस्लामी हरकत है, इस बंदे को छोड़ो, बजाय ये करने के उसकी बीवी को मशवरा दे रहे हैं गायब होने वाले कि तू दूसरी शादी कर ले। ये हमारे मौलवी है जनाब, फतवे देने के अंदर महारत रखते हैं, और हमारी हुकूमत ऐसी है कि वो तवज्जो भटकाने के लिए कुछ भी कर सकती है। आजकल मेले ठेलों के अंदर जा रही है, अभी बसंत आ जाएगी, पीएसएल आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, हम ये दिखाएंगे, वो दिखाएंगे। लेकिन याद रखें, ये उल्टे लटक जाए, सीधे लटक जाए, कुछ भी कर ले, ये लोगों के दिलों से इस वक्त इमरान खान को नहीं निकाल सकते। लोगों की वो जिद बन गया, लोगों ने उसको एक दफा इनके सर के ऊपर मुसल्लत करना ही करना, ये जो मर्जी कर ले। लोग जिद में आ गए, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हो गए लोग, अब बात नहीं सुनते। इमरान खान साहब खुद कुछ ना करें ना, कोई गलती ना करें, तो पाकिस्तानी अवाम पीछे नहीं हटती, जो मुझे नजर आ रहा है। हाँ, ये जरूर है कि लोग खड़े नहीं हो रहे, बाहर नहीं निकल रहे, बड़ी तादाद के अंदर जो उन्हें करने के लिए इमरान खान ने कहा वो नहीं कर रहे, लेकिन वो दिल से इमरान खान के साथ खड़े और उन्होंने बार बार साबित किया है। ये 8 फरवरी का जो इलेक्शन था वो इसकी एक बहुत बड़ी गवाही था। आप आज इलेक्शन करवा लें, नजम सेठी ने कह दिया, आप जब इलेक्शन कराएंगे नतीजा यही आएगा।